बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है भारत की खोज। और इस पुस्तक को लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस पुस्तक का चौथा पाठ जिसका शीर्षक है युगों का दौर। और इस पाठ में बहुत सारे छोटे छोटे शीर्षक हैं जिनका भावार्थ हम पहले ही देख चुके हैं। आज जिस शीर्षक के अंतर्गत हम भावार्थ देखेंगे वो है दक्षिण पूर्व एशिया में उपनिवेश और संस्कृति। और ये शीर्षक इस पाठ का 7वां भाग होगा। तो आइए शुरू करते हैं इस शीर्षक को पढ़ना। तो आज का शीर्षक है दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय उपनिवेश और संस्कृति। यहाँ पर सबसे पहले उपनिवेश शब्द का अर्थ जानना बहुत जरूरी है। पहले के समय में ऐसा होता था कि कुछ देश अपने लोगों को व्यापार के सिलसिले में और अपने देश की संस्कृति और धर्म के प्रचार प्रसार के लिए दूसरे देश उन्हें भेजा करते थे। वहां जाकर जो लोग थे वो अपना व्यापार तो करते ही थे, साथ ही साथ अपने धर्म का प्रचार, अपनी संस्कृति का प्रचार, अपनी कला का प्रचार भी वो किया करते थे। और वहां पर वो अपना एक केंद्र स्थापित करते थे, एक क्षेत्र में वो अपना केंद्र बनाते थे जहां पर कि वो रहते थे। और ये कोई 1 या 2 महीनों की बात नहीं होती थी, बल्कि वर्षों तक वो वहां रहते थे। और वहां की संस्कृति और कला से वो स्वयं भी प्रभावित होते थे और वहां के लोगों को भी अपने धर्म से, अपनी संस्कृति से प्रभावित करते और व्यापार भी करते थे। तो इस तरह के जो केंद्र होते हैं उन्हें उपनिवेश कहा जाता है। तो आज हम भारतीय उपनिवेशों की बातें करेंगे। भारतीय लोग भी एक समय था जबकि वो दूसरे देशों में जाकर के अपना व्यापार फैलाते थे, साथ ही साथ वहां पर अपने हिंदू धर्म, अपने बौद्ध धर्म और अपनी कला का प्रचार प्रसार भी करते थे। तो उसे हम भारतीय उपनिवेश के नाम से जानते हैं। तो इस शीर्षक के अंतर्गत हम देखेंगे कि भारत के जो लोग थे उन्होंने कहां कहां पर अपने उपनिवेश कायम किए, कहां कहां पर अपने उपनिवेश स्थापित किए। इसी चीज को जानने के लिए कुछ बिंदुओं के अंतर्गत आज हम इस शीर्षक को पढ़ेंगे। सबसे पहले रविंद्रनाथ ठाकुर ने भारत को लेकर अपने विचार व्यक्त किए हैं। वो कुछ इस तरह से है, यदि भारत को जानना है, वो कहते हैं कि यदि हमें सच्चे मायने में भारत को जानना है तो प्राचीन की यात्रा करनी पड़ेगी। प्राचीन मतलब हमें इतिहास में देखना पड़ेगा, इतिहास में झांकना पड़ेगा, प्राचीन समय को हमें खंगालना पड़ेगा। जब भारत ने अपनी आत्मा को पहचाना, यहाँ पर आत्मा से मतलब है भारत की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, यहाँ के नियम कानून, यहाँ के लोगों का जीवन, यहाँ का रहन सहन, इन सब को हम भारत की आत्मा कह सकते हैं। तो यहाँ पर एक समय ऐसा आया जबकि भारत अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने धर्म को लेकर के अपनी एक अलग पहचान बनाकर खड़ा था। और भारत ने अपने भौतिक सीमाओं को तोड़ा और इसी के साथ उसने यह सोचा कि अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हमें अपने सीमाओं से बाहर निकलना पड़ेगा। और यही सोचते हुए उसने अपनी भौतिक सीमाएं का मतलब है मनुष्य द्वारा बनाई गई सीमाएं। हर देश की अपनी एक सीमा होती है। तो यहाँ पर भारत ने अपनी सीमाओं को लांघा, अपने सीमाओं को पार किया और दूसरे देशों में कदम रखा। आगे है, अपनी सीमाओं को तोड़ने के बाद भारत ने क्या किया? अपना विस्तार किया। भारत ने अपने क्षेत्र का विस्तार किया, अपनी पहुंच का विस्तार किया। दूर दूर देशों तक उसकी पहुंच बन गई। और ये पहुंच कहां तक थी? दक्षिण पूर्व एशिया तक। यहाँ पर दक्षिण पूर्व एशिया में जो देश थे वहां तक भारत की पहुंच हो गई, वहां तक भारत पहुंच गया। उसके बाद भारत के इस विस्तार के कारण इसे बृहत्तर भारत का नाम दिया गया। यहाँ पर एक शब्द है बृहत्तर भारत। यहाँ पर यह कहा गया कि अपना जो विस्तार करने का जो ये सिलसिला था, इसकी वजह से भारत जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंच गया और इसी के कारण भारत को बृहत्तर भारत के नाम से जाना जाने लगा। बृहत्तर भारत को अगर अंग्रेजी में हम कहें तो ये होता है ग्रेटर इंडिया। तो यहाँ पर भारत जब दूसरे देशों में पहुंच गया तो वहां पर उसने अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति से लोगों को, देशों को प्रभावित किया। यही कारण था कि जो प्रभावित देश थे उन्होंने हमारे भारत को, इसकी संस्कृति को, इसकी समृद्ध सभ्यता को देख करके इसे बृहत्तर भारत का नाम दिया। आगे है, भारत के विस्तार के क्षेत्र में अभी भी पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं है
और विद्वानों में भी विचारों का मतभेद है। यहाँ पर भारत का विस्तार कहाँ तक हुआ, उसकी पहुंच किन किन देशों तक थी, इस बात की पूरी जानकारी आज भी हमारे पास लिखित रूप में नहीं है। और जो विद्वान हैं, जो इतिहासकार हैं, अगर इन सारी बातों पर वो चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, तो बहुत सारे विद्वानों के विचारों में हमें मतभेद नजर आता है, उनके विचार एक नहीं है। तो ये सारी चीजें हमें भारत के विस्तार के बारे में पता चलती हैं और भारत के अपने उपनिवेश जो दूसरे देशों में उसने कायम की, उसके बारे में हमें ये जानकारी मिलती है। इसके बाद का बिंदु कुछ इस तरह से है, भारतीय उपनिवेशों के प्रमाण। अब हमें किस तरह के प्रमाण मिले हैं जिनसे हमें यह पता चलता है कि हमारे जो भारतीय लोग थे, भारतीय व्यापारी थे, वो अपने व्यापार के सिलसिले में या अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति धर्म के प्रचार के सिलसिले में उन्होंने दूसरे देशों में अपने उपनिवेश बनाए। तो इसके क्या प्रमाण है, किस प्रमाण के आधार पर हम ये सारी बातें कह सकते हैं? तो वो प्रमाण हमें इन बिंदुओं से पता चलते हैं। कौन कौन से प्रमाण है देखिए। भारतीय प्राचीन पुस्तकें, यहाँ पर ऐसी बहुत सारी प्राचीन पुस्तकें हमें मिली हैं जिनमें कि ये सारी बातें इन यात्राओं के बारे में लिखा गया है, कहाँ कहाँ पर भारतीय उपनिवेश की स्थापना की गई थी, उन सारी बातों की जानकारी भी हमें इन भारतीय प्राचीन पुस्तकों में मिलती है। अरब यात्रियों के लिखे वृत्तांत, यहाँ पर दूसरे देश जहाँ पर कि भारतीयों ने उपनिवेश बनाए थे, वहां के जो यात्री थे उन्होंने भी इस सिलसिले में लिखा है कि भारतीय उपनिवेश उनके देशों में भी स्थापित किए गए थे। आगे है यूनानी और लातिनी स्रोतों की सूचनाएं। यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया था, यूनान अंग्रेजी में इसे रोम कहा जाता है। तो यहाँ पर यूनानी और लातिनी, रोम में यूनानी भाषा और लैटिन भाषा, लातिनी को इंग्लिश में लैटिन कहा जाता है। तो यूनानी और लैटिन भाषाओं में भी जो सूचनाएं हमें मिली हैं, जो विवरण हमें मिले हैं, उनसे यही पता चलता है कि भारतीय उपनिवेश वहां पर भी बनाए गए थे। भारतीय लोग वहां पर भी अपने केंद्र बनाकर अपना व्यापार करते थे और अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करते थे। आगे है चीन से प्राप्त ऐतिहासिक विवरण। चीन से भी हमें कुछ ऐसे इतिहास से जुड़े हुए विवरण का मतलब है डिटेल्स मिले हैं, जिनसे हमें भारतीय उपनिवेशों के बारे में पता चलता है। प्राचीन शिलालेखों और ताम्रपत्र, हमेशा शिलालेख और ताम्रपत्र एक ऐसे ठोस प्रमाण माने गए हैं जो कि उस वक्त के लोगों के द्वारा या प्राचीन वक्त के लोगों के द्वारा लिखे गए थे। इन्हें किसी भी हालत में झुठलाया नहीं जा सकता। तो ये जो प्रमाण हमें मिले हैं, शिलालेख का मतलब है, शिला का मतलब है पत्थर, लेख का मतलब है उसमें लिखी हुई बातें। तो ये जो पत्थरों पर लिखी हुई जो बातें हैं और ताम्रपत्र, पत्तों पर जो लिखित जानकारी हमें प्राप्त हुई है, इनसे भी हमें पता चलता है कि एक समय ऐसा था जबकि भारत ने बहुत सारे देशों में अपने उपनिवेश कायम किए थे। अगला बिंदु है अंगकोर और बोरोबुदुर के विशाल खंडहर मिले हैं। अंगकोर जो कि कंबोडिया के अंकोर नामक स्थान में स्थित है और यहाँ पर विशाल मंदिर मिले हैं जिनकी निर्माण शैली भारतीय निर्माण शैली से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है। साथ ही साथ बोरोबुदुर जो कि इंडोनेशिया के जावा प्रांत में स्थित है, यहाँ पर भी बौद्ध मंदिर हमें मिले हैं, बौद्ध मंदिर के विशाल खंडहर हमें मिले हैं। तो इन मंदिरों की जो बनावट है, इनकी जो निर्माण की शैली है, ये काफी हद तक भारतीय निर्माण शैली से मिलती जुलती है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रमाण है, बहुत बड़ा सबूत है कि भारतीय उपनिवेश वहां पर स्थापित किए गए थे, चाहे वो कंबोडिया हो या इंडोनेशिया हो, और हमारे जो भारतीय कलाकार थे उनसे प्रभावित होकर इस तरह के मंदिरों का निर्माण भी किया गया होगा। आगे है जावा और बाली का समृद्ध साहित्य। अब साहित्य की बात है, यहाँ पर जावा जो कि इंडोनेशिया का एक द्वीप है और साथ ही साथ बाली, ये भी इंडोनेशिया में ही एक द्वीप है जो कि जावा के पूर्व में स्थित है। तो ये दोनों जो द्वीप समूह हैं, यहाँ का जो साहित्य है वो काफी समृद्ध माना जाता है। लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि इस साहित्य में, जिसमें भारतीय महाकाव्यों का अनुवाद है, जैसा कि हमें पता है भारतीय महाकाव्य है रामायण और महाभारत, तो इन महाकाव्यों का अनुवाद हमें जावा और बाली के साहित्य में हमें नजर आता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सबूत है कि हमारे भारतीय लोग जो हैं और हमारे भारतीय हिंदू धर्म से यहाँ के लोग काफी प्रभावित थे और उन्होंने इसी से प्रभावित होकर हमारे महाकाव्यों की जो बातें हैं या उनकी घटनाएं हैं, उन्हें अपने साहित्य में उन्होंने शामिल किया।
तो यहाँ पे इन सारी बातों से यही निष्कर्ष निकलता है कि ये प्रमाण यह बताते हैं कि भारत का व्यापार व संस्कृति बाहर के देशों में फैली थी और भारत के अनगिनत उपनिवेश थे। तो ये इतनी सारी जानकारी काफी है ये बताने के लिए या जानने के लिए कि भारत का व्यापार और हमारी जो संस्कृति थी, हमारा जो धर्म था, वो बाहर के देशों में भी बहुत फैला हुआ था और लोग उससे काफी प्रभावित भी थे। और इस तरह से भारत ने अपने बहुत सारे उपनिवेश इन देशों में भी स्थापित किए थे। तो आइए आगे देखते हैं। आगे का बिंदु कुछ इस तरह से है, उपनिवेशों के नाम का निर्धारण। अब ये जो भारतीय उपनिवेश बनाए जाते थे दूसरे देशों में, उनके नाम का निर्धारण कैसे किया जाता था, इसके बारे में ये कुछ बिंदु हैं जो इस प्रकार हैं। ईसवी पहली शताब्दी से 900 ईस्वी तक, तो यहाँ पर यह माना जाता है कि ये उपनिवेश बनाने का जो ये सिलसिला था वो शुरू हुआ था पहली शताब्दी से 900 ईस्वी तक यह जारी रहा। आगे है, उपनिवेशीकरण चारों दिशाओं में जोरों पर था और ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक ही दिशा में लोग जाते थे। चारों दिशाओं में जहां पर भी छोटे छोटे देश होते थे, छोटे बड़े कैसे भी देश होते थे, वहां पर भारतीय लोग जाकर के वहां पर अपना व्यापार करते थे, साथ ही साथ अपनी संस्कृति, साहित्य, कला, इन सारी चीजों का प्रचार प्रसार भी करते थे। तो चारों दिशाओं में हमारे जो भारतीय लोग थे वहां जाकर के देशों में वो अपना उपनिवेश स्थापित करते थे। आगे है, पूर्व की तरफ भी लोगों के जाने का सिलसिला जारी रहा। तो यहाँ पर उत्तर, दक्षिण और पश्चिम की दिशा में तो लोग जाते ही थे, साथ ही साथ पूर्व की दिशा में भी लोगों का जाने का सिलसिला जो था वो हमेशा कायम रहा था। आगे है, इन साहसिक यात्राओं का आयोजन राज्य द्वारा किया जाता था। इतनी लंबी यात्राओं का जो आयोजन है वहां के राज्य और वहां के राजाओं की सहमति से ही किया जाता था, क्योंकि ये कोई 1-2 दिनों की यात्रा नहीं होती थी। बहुत लंबी यात्राएं करके लोग एक देश से दूसरे देश पहुंचते थे। तो इन यात्राओं के आयोजन में भी काफी धन खर्च होता था, साथ में काफी लोगों को उनके साथ जाना पड़ता था। तो इन सब चीजों का आयोजन जो है या इन यात्राओं का आयोजन जो है वहां का राज्य जो है और या राज्य पर राज करने वाले जो राजा हैं उनके द्वारा किया जाता था। अलग अलग दिशाओं में दूर दूर तक फैले उपनिवेशों की शुरुआत एक साथ होती थी। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि अलग अलग दिशाओं में, जैसा कि यहाँ पहले ही मैंने बताया है कि उपनिवेशीकरण जो है वो चारों दिशाओं में जोरों पर था। चारों दिशाओं में लोग अपने उपनिवेशों को कायम करने के लिए दूर देशों तक जाया करते थे। तो यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता था कि जो जहाज जो चलने का जो सिलसिला होता था, चारों दिशाओं में एक साथ लोग निकलते थे और एक साथ वो जो देशों में पहुंचते थे, दूसरे नए देशों में पहुंचते थे, वहां पर एक ही साथ नए जो भारतीय उपनिवेश हैं उनकी शुरुआत एक साथ ही होती थी। यह उपनिवेश युद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों और मार्गों पर बनाए जाते थे। कभी कभी ऐसा भी होता था कि उपनिवेशों की जो स्थापना है या इनको कायम करने का जो सिलसिला है वो इसलिए किया जाता था ताकि अपने देश को युद्ध से सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि जिस देश में भारतीय लोग जाकर अपने उपनिवेश बनाते थे, अपने केंद्र बनाते थे, वहां के लोगों के साथ एक मित्रवत व्यवहार उनका हो जाता था। तो इस तरह से अपने आप को युद्ध से सुरक्षित रखने के लिए भी और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण स्थानों और मार्गों पर भी वो अपने उपनिवेश बनाते थे ताकि वो युद्ध से अपने देश को बचा सके। वहां पर वो व्यापार करते, अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपनी कला का प्रचार प्रसार करते, तो एक मित्रता का जो संबंध है वो बन जाता और इससे वो अपने देश को युद्ध से बचा सकते थे। बस्तियों का नाम पुराने भारतीय नामों पर रखा जाता और जो भारतीय उपनिवेश वहां पे बनाए जाते थे, केंद्र बनाए जाते थे, छोटी छोटी बस्तियां बनाई जाती थी, उन बस्तियों का नाम, चूंकि वो भारत के उपनिवेश थे इसलिए भारतीय नामों पर ही उन बस्तियों का नाम रखा जाता। आज का कंबोडिया पहले कंबोज कहलाता था। आज जिस देश को हम कंबोडिया के नाम से जानते हैं, एक समय उस कंबोज नाम से वो जाना जाता था, जो कि एक संस्कृत शब्द है। इसके बाद है उपनिवेशों के नाम रखने का आधार। अब यहाँ पर कुछ आधार तय किए गए थे जिनके आधार पर उपनिवेशों के नाम रखे जाते थे। तो वो कौन से आधार थे, आइए देखते हैं। सबसे पहले जावा। जावा जो स्पष्ट रूप से यवद्वीप के नाम से भी जाना जाता था। द्वीप का मतलब होता है पानी के ऊपर या समुद्र के ऊपर छोटा सा जमीन का टुकड़ा जो कि ऊपर की तरफ उभरा हुआ होता है, उसे द्वीप कहते हैं। और यव का मतलब होता है जौ, जौ जिसे अंग्रेजी में हम बार्ली भी कहते हैं। तो यहाँ पर जौ की बहुत ज्यादा पैदावार होती थी, जौ की बहुत ज्यादा खेती की जाती थी,
इसीलिए इसे जौ का टापू भी कहा जाता था। तो इस तरह से जो चीजें वहां पे बहुतायत में मिलती थी, बहुत ज्यादा होती थी, या तो फसलों के रूप में या खनिज के रूप में प्राप्त होती थी, या किसी और रूप में हमें कोई चीज बहुत ज्यादा वहां पर मिलती थी, उन्हीं चीजों के नाम पर जो उपनिवेश है उनका नाम रख दिया जाता था। आगे है जौ अन्न विशेष के नाम पर नामकरण। तो यहाँ पर जावा जो द्वीप है उसका नामकरण, वहां पर उपजने वाली जो जौ की फसल होती है उसके नाम पर इसका नाम जावा रखा गया है। आगे है प्राचीन पुस्तकों के आधार पर। अब प्राचीन पुस्तकों में भी इस नामकरण के बारे में कुछ जानकारियां दी गई हैं। वो क्या जानकारी है? नामों का संबंध होता था, किसी भी द्वीप का, किसी भी उपनिवेश के नामों का किसी न किसी चीज से संबंध होता था। वो किस तरह से, किससे संबंध होता था? यदि किसी द्वीप में या किसी देश में खनिज मतलब मिनरल्स, उसकी जमीन को खोदने पर बहुत अधिक मात्रा में वहां पे खनिज प्राप्त होते हैं, तो उस खनिज के नाम पर ही उस द्वीप का या उस देश का नाम रख दिया जाता था। अगर वहां पे अलग अलग तरह की धातु प्राप्त होती है तो उस धातु के नाम पे उसका नामकरण हो जाता था। उद्योग, अगर किसी चीज का उत्पादन वहां पर बहुत ज्यादा होता था तो उस चीज के ऊपर ही उस जगह का नामकरण हो जाता था। और खेती की पैदावार, जैसा कि यहाँ पर जौ उगता था तो इसीलिए यहाँ पर जावा नाम रखा गया। उसी तरह से खेत, अगर किसी चीज की बहुत ज्यादा मात्रा में खेती की जाती थी तो उस पैदावार के नाम पर ही उस जगह का नामकरण हो जाता था। तो यहाँ पर इसका फायदा क्या होता था? वहां पर मिलने वाली चीजों के आधार पर जब किसी देश का, किसी द्वीप का, किसी उपनिवेश का नाम रखा जाता था, इससे क्या फायदा होता था? नामकरण से सभी का ध्यान व्यापार की तरफ जाता था। तो यहाँ पर किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि जो चीजें वहां पर मिलती थी उस चीज का वो व्यापार करते थे। जिन देशों में उन चीजों की कमी थी उन देशों से वो इन चीजों का व्यापार किया करते थे। तो किसी भी देश या द्वीप के नाम से ही पता चल जाता था कि हाँ, इस देश में हम इन चीजों का व्यापार हम कर सकते हैं, ये चीजें हमें इस देश में मिल सकती हैं। तो इसीलिए इस तरह से नामकरण की जो ये पद्धति थी उसे अपनाया जाता था। इसके बाद है व्यापार में वृद्धि और धर्म का प्रचार। अब यहाँ पर जो उपनिवेश थे उनका सबसे मुख्य उद्देश्य होता था, जिस व्यापार को वो लेकर के उस देश में गए थे उस व्यापार में वो लगातार वृद्धि करना चाहते थे, लगातार उसमें विकास करना चाहते थे, और साथ ही साथ अपने धर्म का प्रचार भी वो उस देश में करना चाहते थे। तो ये सारी चीजें कैसे संभव हो पाती थी, आइए देखते हैं। ईसा पूर्व 2री व 3री शताब्दी में, अब ये जो चीज है, ये व्यापार के सिलसिले में उपनिवेशों की स्थापना करना, अपने धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, ये सारी जो चीजें हैं वो शुरू हुई थी ईसा पूर्व 2री व 3री शताब्दी में इनकी शुरुआत हो गई थी। व्यापार में बढ़ोतरी और इस तरह के उपनिवेश बनाने की वजह से लगातार भारतीय जो उपनिवेश थे जहां पर भी थे उनके व्यापार में बहुत ज्यादा वृद्धि भी हो रही थी, बहुत ज्यादा उनका व्यापार जो है वो बढ़ भी रहा था। साहसिक व्यापारी और व्यवसायी उपनिवेश व्यापार को बढ़ावा देते थे। यहाँ पर साहसिक व्यापारी इसलिए कहा गया है क्योंकि इस तरह का व्यापार करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है, क्योंकि लोगों को अपने परिवार, अपने प्रियजनों को छोड़कर वर्षों वर्ष तक उन देशों में रहना पड़ता है। यात्राएं होती हैं, वो कोई 1-2 दिनों की नहीं होती है। किसी दूसरे देश में पहुंचने के लिए महीनों का समय लग जाता था और इसमें काफी खतरा भी था। इसीलिए इन यात्राओं को साहसिक यात्राएं कहा जाता है। और ऐसे जो व्यापारी थे जो इस तरह की यात्राएं करने के लिए तैयार होते थे उन्हें साहसिक व्यापारी कहा गया है। तो वो जो थे इस तरह के जो व्यवसायी थे या व्यापारी थे, वो इस तरह के उपनिवेश व्यापार मतलब किसी दूसरे देश में जाकर के वहां पर रह करके अपने केंद्र स्थापित करके व्यापार करने में उन्हें ज्यादा लाभ प्राप्त होता था। इसीलिए इस तरह के उपनिवेश व्यापार पर वो ज्यादा बल देते थे और इसे बढ़ावा भी देते थे। आगे है धर्म प्रचारकों का भी जाना शुरू हुआ। अब यहाँ पर जब लोग व्यापार के सिलसिले में दूसरे देश जाया करते थे, उन्हीं के साथ धीरे धीरे धर्म का प्रचार करने वाले जो लोग थे उन्होंने भी इस तरह से दूसरे देशों में जाना शुरू कर दिया। अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने भी दूसरे देशों में जाना आरंभ कर दिया। पहले जो लोग जाते थे वो तो अपने हिंदू धर्म का प्रचार करते थे, तो यहाँ पर जो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इस तरह से दूसरे देशों में जाना आरंभ कर दिया। यहाँ पर सबसे पहला जो नाम आता है वो है, यह समय अशोक के ठीक बाद का था। इस तरह के जो धर्म प्रचारक थे दूसरे देश में जाकर के अपने धर्म का प्रचार करना चाहते थे, तो यहाँ पर सम्राट अशोक के
ठीक बाद इस तरह के धर्म प्रचारकों ने दूसरे देशों में जाना शुरू कर दिया। इसके साथ ही बौद्ध धर्म का प्रचार भी किया गया। तो यहाँ पर जैसा कि हमें पता है, जो सम्राट अशोक थे उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद इस तरह के युद्ध न करने की प्रतिज्ञा ली थी और साथ ही साथ उन्होंने बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपना लिया था और इसके प्रचार प्रसार के लिए भी वो दूर देशों तक भी गए, अपने प्रचारकों को भी उन्होंने भेजा। तो ये जो सिलसिला था वो अशोक के समय और अशोक के बाद जो है ये काफी जोर पकड़ रहा था और इसी सिलसिले में बौद्ध धर्म का प्रचार भी बहुत सारे देशों में किया जाने लगा। बौद्ध धर्म को मानने वाले जो लोग थे वो भी अपने धर्म के प्रचार के लिए दूसरे देशों में निवेश कायम करने लगे और वहां रह करके अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी करने लगे। ईस्वी की पहली शताब्दी में नियमित समुद्री व्यापार के प्रमाण, यहाँ पर अब ये जो चीजें हैं कि इस तरह की साहसिक यात्राएं करके व्यापारी जो हैं वो दूसरे देशों में जाया करते थे, इसका पूरा प्रमाण हमें ईस्वी की पहली शताब्दी में इस तरह की नियमित यात्राएं लोग करते थे। तो इस तरह की समुद्री यात्राओं के पूरे प्रमाण हमें मिलते हैं संस्कृत की प्राचीन कथाओं से। यहाँ पर संस्कृत में लिखी हुई ऐसी पुरानी ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जिसमें कि हमें इस तरह की यात्राओं का पूरा विवरण हमें मिलता है और वो एक बहुत बड़ा प्रमाण है ये जानने के लिए, ये लोगों को बताने के लिए कि ईस्वी की पहली शताब्दी में इस तरह से लोग समुद्री रास्ते से समुद्र में यात्राएं करके व्यापार के सिलसिले में दूसरे देशों में उपनिवेश कायम करने के लिए जाया करते थे। यूनानी और अरबी से प्राप्त वृत्तांतों से, इसके साथ ही साथ जिन देशों में भारतीय लोग गए थे व्यापार के सिलसिले में वो था रोम और अरब के देश। तो वहां से भी जो हमें लिखित जानकारी मिली है, लिखित वृत्तांत मिले हैं, डिटेल्स मिले हैं, उनसे भी हमें पता चलता है कि व्यापार के सिलसिले में हमारे जो लोग थे वो उनके देशों में जाया करते। भारत और पूर्व के देशों के मध्य व्यापार, यहाँ पर भारत और पूर्व के देशों, पूर्व में जो देश स्थित थे उनके मध्य लगातार व्यापार जो है वो हो रहा था। भारतीय लोग जो हैं वो वहां जाते थे, वहां के लोग हमारे देश में आते थे व्यापार करने के लिए। इसके बाद है उपनिवेश व्यापार के अन्य प्रमाण। किसी देश में रह करके वहां अपना व्यापार फैलाना, उसका विकास करना, इस तरह की जो बातें थी उसके और भी प्रमाण हमें मिले हैं। वो कौन कौन से प्रमाण हैं? प्राचीन भारत में जहाज बनाने का उद्योग बहुत विकसित था। अब यहाँ पर जहाजों के निर्माण का जो उद्योग था वो बहुत ज्यादा विकास कर रहा था, बहुत ज्यादा विकसित था। तो ये इस चीज का प्रमाण है क्योंकि बड़े बड़े जहाजों का निर्माण तभी किया जाएगा जबकि समुद्री रास्ते से कहीं दूर या लंबी यात्राएं की जाएं। तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ा प्रमाण है। इतने बड़े बड़े जहाजों के निर्माण का जो उद्योग था वो काफी फल फूल रहा था और बड़े बड़े जहाजों का निर्माण भी किया जा रहा था। साथ ही साथ जहाज बनाने का विस्तृत विवरण मिलता है। यहाँ पर इस तरह के लेख मिले हैं या इस तरह के हमें दस्तावेज मिले हैं जिससे यह पता चलता है कि किस तरह से जहाजों का निर्माण किया जाए या किस तरह से मजबूत जहाज बनाए जाए जो कि लंबी यात्राओं में काम आ सके। तो ये सारे जो विवरण हैं ये भी एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि लंबी यात्राएं लोग किया करते थे। भारतीय बंदरगाहों का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर इस तरह से बहुत सारे भारतीय बंदरगाहों के बारे में भी हमें पता चलता है जहाँ पर कि बड़े बड़े जहाजों को रखा जाता था। वहीं से बड़े बड़े जहाज जो है दूसरे देशों के लिए रवाना किए जाते थे। साथ ही साथ दूसरे देशों के जो जहाज हैं वो वहां आकर के लगते थे। तो यहाँ पर बंदरगाहों के बारे में जो जानकारी है वो भी इस बात को प्रमाणित करती है कि इस तरह की लंबी यात्राएं लोग करते थे और दूसरे देशों से वो व्यापार किया करते थे। आगे है दक्षिण भारत के सिक्कों पर दोहरे पाल वाले जहाजों का चित्र अंकित। अगर आप लोगों ने पुराने जहाज देखे होंगे तो आपने ये चीज देखी होगी कि पहले के जो जहाज थे उसमें बड़े बड़े कपड़े लगाए जाते थे। एक बड़ी सी लकड़ी होती थी या बांस होता था जिसके ऊपर बड़े बड़े कपड़े लगाए जाते थे। ये कपड़े जो थे उन्हें पाल कहा जाता था। कुछ जहाजों में ये एक पाल होता था और कुछ जहाजों में दो दो पाल लगे होते थे। तो इन पाल जो है इनका काम होता था जहाज की दिशा या उसकी गति को नियंत्रित करने में, उसे कंट्रोल करने में इन पालों का प्रयोग किया जाता था। तो ये इस तरह के जो सिक्के हैं, दक्षिण भारत से कुछ ऐसे सिक्के मिले हैं जिनमें इस तरह के दोहरे पालों वाले जहाजों के चित्र भी अंकित हैं। तो जब तक हमारे देश में इस तरह के जहाजों का निर्माण नहीं होगा तब तक इस तरह के चित्र कोई अपने सिक्कों में क्यों अंकित करेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रमाण माना जाता है कि उस वक्त ऐसे जहाज बनते थे जिसके कारण उनके जो चित्र हैं वो दक्षिण भारत के सिक्कों पर अंकित किए गए थे।
आगे है, अजंता के भित्ति चित्रों में जहाजों के चित्र अंकित हैं। भित्ति चित्र का मतलब होता है गुफाओं की दीवारों पर बनाए गए चित्र, या तो उकेर करके बनाए गए हों, छोटे छोटे औजारों से गुफा की दीवारों को खोद करके उसमें चित्र अंकित किए गए हों, या फिर चित्रकारी के माध्यम से चित्रों को बनाया गया हो। तो यहाँ पर जो भित्ति चित्र हैं उनमें भी बड़े बड़े जहाजों के जो चित्र हैं वो हमें अंकित नजर आते हैं। आगे है, लंका विजय और हाथियों को ले जाते जहाजों का चित्र। यहाँ पर जो हमारे महापुराण हैं उनसे भी कुछ चित्र लेकर के अजंता की दीवारों पर ये बनाए गए हैं। जैसे कि लंका विजय के बाद लोगों को जहाज पर बैठा हुआ दिखाया गया है, साथ ही साथ हाथियों को, जानवरों को भी उन जहाजों में ले जाते हुए दिखाया गया है। तो यहाँ पर इतने सारे जहाजों के चित्र हमें मिले हैं, तो ये इस बात का पूरा प्रमाण है कि ये इस तरह के जहाजों का निर्माण हमारे देश में होता था, और बड़े बड़े जो जहाज हैं उनका इस्तेमाल सिर्फ थोड़ी दूर जाने के लिए नहीं बल्कि दूर देशों की यात्राओं के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। आगे का बिंदु कुछ इस तरह से है, विभिन्न देशों में उपनिवेशों का प्रभाव। तो यहाँ पर जिस तरह से भारतीय लोग दूसरे देशों में जाकर के अपने उपनिवेश बनाते थे, उसी तरह से और भी बहुत सारे देश थे जो कि अपने आसपास के देशों के में जाकर के वो व्यापार के सिलसिले में रहते थे और अपने उपनिवेश कायम करते थे, अपना केंद्र बनाते थे और वहां पर अपनी कला, अपनी संस्कृति से वहां के लोगों को प्रभावित भी करते थे। तो इस तरह के कौन से देश हैं और इनका क्या प्रभाव पड़ता था, आइए हम देखते हैं। पहला है चीन का प्रभाव। जब चीन देश जो है या चीन के जो लोग हैं, जब उन्होंने अपने उपनिवेश दूसरे देशों में कायम किए तो उन देशों में इसका क्या प्रभाव पड़ा। पहला है महाद्वीप के देश। यहाँ पर जो द्वीपों का एक समूह है उसे महाद्वीप कहा गया है। ये कौन कौन से द्वीप हैं देखिए, बर्मा, श्याम जो आज के समय में हम इसे थाईलैंड के नाम से जानते हैं, बर्मा को हम म्यांमार के नाम से जानते हैं, और हिंद चीन, इंडो चाइना, ये भी एक देश है। तो इन देशों में चीन का जो उपनिवेश था, यहाँ पर चीन का उपनिवेश कायम किया गया था। तो चीन का क्या प्रभाव इन देशों में, इन महाद्वीपों में पड़ा। इन देशों ने चीन से शासन पद्धति और सामान्य जीवन दर्शन को अपने जीवन में उतारा, या अपने देश में उन्होंने इस चीज को अपनाया। चीन की जो शासन पद्धति थी, शासन करने के जो नियम थे, उससे ये देश काफी प्रभावित हुए। साथ में यहाँ का सामान्य जीवन दर्शन, यहाँ के लोगों के जीने का ढंग, यहाँ के लोगों के समाज में रहने का ढंग, इन सारी चीजों से ये जो देश थे वो चीन से काफी प्रभावित हुए, और इन चीजों को उन्होंने, चीन के इस शासन पद्धति और सामान्य जीवन दर्शन को इन देशों ने अपनाया। इसके साथ ही भारत का प्रभाव, भारत ने जहां पर भी अपने उपनिवेश कायम किए थे उन देशों में भारत का क्या प्रभाव पड़ा। अब टापुओं, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे देश थे जो टापुओं के रूप में थे, तो उन टापुओं में, और साथ ही मलय प्रायद्वीप एक छोटे छोटे देशों का समूह है जिसमें कि बर्मा, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड जैसे देश आते हैं। इन्हें सबको एक साथ मिलाकर के मलय प्रायद्वीप कहा जाता है। तो इन देशों में जब भारत ने अपने उपनिवेश कायम किए, अपने उपनिवेश बनाए, तो ये जो देश हैं वो भारत के धर्म और कला से सबसे ज्यादा प्रभावित थे, और इन देशों ने भारतीय धर्म और कला को बहुत हद तक अपनाया भी। आगे है उपनिवेशों का समय। यहाँ पर उपनिवेशों का जो समय है वो एक चर्चा का विषय है, क्योंकि इसमें बहुत सारी जो चीजें हैं वो स्पष्ट रूप से हमें अभी भी पता नहीं है। फिर भी जो थोड़ी बहुत जानकारी हमें मिली है प्रमाणों से, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि लगभग 1300 सालों का यह जो उपनिवेशों का जो समय था, एक दूसरे के देश में जाकर के व्यापार करना, वहां रहना, वहां की संस्कृति कला को प्रभावित करना, वहां की कला और संस्कृति से स्वयं प्रभावित होना, इन सारी चीजों का जो सिलसिला था वो लगभग 1300 सालों तक चला। कुछ विद्वानों का तो यह भी मानना है यह जो सिलसिला था वो इससे भी अधिक था, 1300 सालों से भी यह ज्यादा जो है ये उपनिवेश बनाने का जो ये सिलसिला था वो चलता रहा। ईसवी की पहली या दूसरी शताब्दी से आरंभ होकर 15वीं शताब्दी तक के अंत तक, यहाँ पर यह बताया गया है, कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जिनसे यह पता चलता है कि ये जो दूसरे देशों में उपनिवेश बनाने का ये जो सिलसिला था वो ईसवी की पहली या दूसरी शताब्दी से आरंभ हुआ, और यह जो है अंत हुआ इसका 15वीं शताब्दी तक। तो ये करीब 14 से 1500 सालों तक ये जो उपनिवेश बनाने का ये जो सिलसिला था वो जारी रहा। तो बच्चों, इस तरह से दक्षिण पूर्व एशिया में उपनिवेश और संस्कृति को लेकर के जो ये भावार्थ था, आशा है आप लोगों को ये शीर्षक अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पाठ के अन्य शीर्षकों का भावार्थ भी हम आने वाले समय में अवश्य पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।